हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय भारत। और अपने एमपी टेट के इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए आज लाए हैं अनुवाद। तो अनुवाद हम थोड़ा समझेंगे और इसके बाद इसके वैकल्पिक क्वेश्चन भी लगाएंगे। हमने इसको दोनों तरीके से यहाँ पर कंप्लीट किया है। इसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ साथ में आपको यहाँ पर इसकी जो भाषा है, इसके जो क्षेत्र हैं, ठीक है, वो भी सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर वास्तविकता में अनुवाद क्या है, ठीक है। और आप लोग बिल्कुल इकाई 12 और 13 और 14 से 20 की टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। यह पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा आपका। चलिए तो शुरू करते हैं। और लिखा है कि अनुवाद का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। मीनिंग ऑफ ट्रांसलेशन। तो अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है। ध्यान रखना, अनुवाद शब्द संस्कृत का यौगिक शब्द है। और अब यहाँ जो यौगिक शब्द आया है इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो संस्कृत में भाई बनावट के आधार पर 3 प्रकार के शब्द बताए जाते हैं। बनावट के आधार पर कितने प्रकार के शब्द बताए जाते हैं? 3 प्रकार के, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द बताए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा शब्द हो जाएगा? अनुवाद जो है वो यौगिक शब्द हो जाएगा। यौगिक शब्द में क्या होता है कि जो जैसे उपसर्ग से लगे होते हैं, यानी कि ऐसा कोई शब्द हो जिसके अगर हम खंड कर दें तो उसका अर्थ निकलता हो, ठीक है, तो वो यौगिक शब्द होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे, व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो अनु, उपसर्ग तथा वाद के संयोग से बना है, ठीक है। संस्कृत के वद धातु में घय प्रत्यय जोड़ देने पर भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तित रूप है वाद। परिवर्तित रूप है वाद। वद धातु का अर्थ है, ठीक है, बोलना या कहना। वद धातु का अर्थ क्या है? बोलना या कहना। और वाद का अर्थ हुआ कहने की प्रक्रिया या क्रिया या कही हुई बात। अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यक्त होता है। अब अनुवर्तिता क्या होती है? अनुसार के लिए हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अनु उपसर्ग अनुवर्तिता के अर्थ में व्यवहृत होता है। वाद में यह अनु उपसर्ग जुड़कर बनने वाला शब्द अनुवाद का अर्थ हो जाता है क्या? कि प्राप्त कथन को पुनः कहना। अनुवाद मतलब प्राप्त कथन को पुनः कहना। ये आपका किसका अर्थ हो जाएगा? अनुवाद का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पीडीएफ को जो हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है कि कुछ हम आपको डिस्क्रिप्टिव उसमें पढ़ाएंगे और कुछ उसमें आपको प्रश्न लगवाएंगे, ठीक है। एक स्लाइड प्रश्न की होगी तो एक स्लाइड आपको समझने वाली होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है कि अनुवाद शब्द ट्रांसलेटम से लिया गया है, ठीक है। किस भाषा के ट्रांसलेटम शब्द से अनुवाद शब्द बना है? तो लैटिन भाषा के, ग्रीक भाषा के, जर्मन भाषा के या फिर नॉर्स भाषा के। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि अनुवाद लैटिन भाषा के ट्रांसलेटम शब्द से लिया गया है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ेंगे। और दूसरा जो हमारा क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन है किसी मूल या स्रोत पाठ को किसी अन्य भाषा के पाठ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम व्युत्पत्ति विज्ञान, अनुवाद, ध्वन्यात्मकता या फिर भाषा विज्ञान। तो यहाँ पर एक शब्द आया है स्रोत और मूल। इसको थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर 2 प्रकार की भाषाओं का विश्लेषण किया जाता है। कितने प्रकार की भाषाओं का? 2 प्रकार की भाषाओं का। एक भाषा होती है हमारी स्रोत भाषा, एक भाषा कौन सी होती है? स्रोत भाषा। और दूसरी होती है लक्ष्य भाषा। तो इन दोनों को हम आपको बता देते हैं कि देखिए वास्तविकता में स्रोत भाषा क्या है। तो स्रोत भाषा वो होती है, जैसे मान लीजिए कि हमने या कह सकते हैं कि जैसे वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, रामायण लिखी थी, तो वो रामायण किस भाषा में लिखी थी? संस्कृत में। तो वो क्या हो गई? स्रोत भाषा हो गई। संस्कृत क्या हो गई? स्रोत भाषा। इसके बाद तुलसीदास जी ने रामायण को रामचरितमानस में बदला और उसकी भाषा जो है वो अवधी हिंदी कर दी। कौन सी कर दी? अवधी हिंदी।
तो जो अवधि हिंदी भाषा होगी वो हमारी कौन सी भाषा हो जाएगी, लक्ष्य भाषा हो जाएगी। यानी हमारा जिसमें जो लक्ष्य होता है वो हमारी क्या हो जाती है, लक्ष्य भाषा हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा, ठीक है, इसमें बहुत उपयोगी है, क्वेश्चन भी इससे बन करके आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा दूसरे का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, अनुवाद किसी मूल या स्रोत पाठ को किसी अन्य भाषा के पाठ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे और आगे है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, एक ही भाषा में अनुवाद है, अंतर्भाषा, अंतर्भाषी, अंतर्भाषा या फिर पारदर्शिता। तो यहाँ पर दो बार एक जैसा विकल्प आ गया है तो आप एक कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ जो अंतर्भाषा है वो एक ही भाषा में अनुवाद है, वो एक ही भाषा में क्या है, अनुवाद है। ठीक है, यानी एक ही भाषा यानी कि उसी से उसी भाषा में अनुवाद करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को क्या कहते हैं, अगर हमें एक भाषा पहले से लिखी हुई है और उसको हम दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, अंतभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतभाषी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी विकल्पों की प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें आप टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, अंतभाषी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चौथे का डी नंबर जो है वो आपका सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लेना, एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद को अंतभाषी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। अभी इसका हम थ्योरी भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, जितने भी हम ये पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है पाठ का एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में रूपांतरण है। एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में अगर हम रूपांतरण कर रहे हैं, अब वही सब चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिप्यंतरण। क्या हो जाएगा, लिप्यंतरण पाठ का एक स्क्रिप्ट से दूसरी स्क्रिप्ट में रूपांतरण कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला है छठवां क्वेश्चन कि भाषा में संकेत और संकेत प्रणालियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो भाई भाषा में संकेत और संकेत प्रणालियों का अध्ययन लाक्षणिकता। ठीक है, लाक्षणिकता जो होती है वो भाषा में संकेत और संकेत प्रणालियों का अध्ययन है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है ज्यों के त्यों आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है एडवर्ड सैपिर के अनुसार सामाजिक वास्तविकता का मार्गदर्शक है। क्या है मार्गदर्शक, तो भाई भाषा जो है वो सामाजिक वास्तविकता का मार्गदर्शक होती है। ठीक है, हमारी भाषा जो है वो सामाजिक वास्तविकता का मार्गदर्शक होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आठवें क्वेश्चन पर, और आठवां क्वेश्चन ध्यान से देखें कि अनुवाद में SL पाठ के प्रति वफादार और सटीक होना है। SL पाठ के प्रति वफादार और सटीक होना है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, निष्ठा। क्या होना चाहिए, निष्ठा। ठीक है, निष्ठा जो है निष्ठा अनुवाद में SL पाठ के प्रति वफादार और सटीक होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ यहाँ पर समझा देते हैं कि जो SL होता है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, जब क्योंकि बार बार यहाँ पर SL वगैरह आएगा तो उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो SL मतलब होता है सोर्स लैंग्वेज। क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज, या जो स्रोत लैंग्वेज होती है, जो स्रोत भाषा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, SL लैंग्वेज बोलते हैं। इसके बाद एक और आएगी अभी TL वगैरह लैंग्वेज भी आएगी जिसको हम टारगेट लैंग्वेज बोलेंगे। अब टारगेट लैंग्वेज की जगह पर क्या आता है इसमें हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो SL मतलब क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज होता है। और हम कौन से क्वेश्चन पर चल रहे थे, 9वें नंबर पर चल रहे थे। तो 9वां नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि अनुवाद अध्ययन में SL में पाठ के प्रति निष्ठा की कमी, SL पाठ में यानी सोर्स लैंग्वेज में पाठ के प्रति निष्ठा की कमी को के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर किसके भाई कमी होगी, तो वो क्या होगी, विकृति होगी। तो विकृति के रूप में परिभाषित
किया जा सकता है। ठीक है, किसमें? एसएल पार्ट में। आगे बढ़ेंगे, एसएल मतलब सोर्स लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन, और 10वां क्वेश्चन है कि परंपरागत रूप से डॉट डॉट को लेखक से निम्नतर माना जाता है। तो किसको? परंपरागत रूप से अनुवादक को। किसको? अनुवादक। अब अनुवादक क्या होता है? तो जो अनुवाद करने वाला होता है उसे हम अनुवादक कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने विशेष रूप से राहुल गांधी जी के अनुवादक को देखा होगा। ठीक है, राहुल जी कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और बोलते हैं। ठीक है, तो वो वास्तविकता में लेखक से क्या होते हैं? निम्नतर होते हैं, निचले होते हैं। यानी कि वाल्मीकि जी ने भाई रामायण लिखी है, इसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिख करके उसमें उसका हिंदी अनुवाद किया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे वाल्मीकि जी हैं ये लेखक हैं। ये क्या हैं? लेखक हैं। लेकिन तुलसीदास जी क्या हैं? अनुवादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हम देखते हैं, और 12वां क्वेश्चन है कि जब अनुवाद किया जाता है तो उसे एक पाठ के बजाय एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। तो भाई किसको देखा जाना चाहिए? तो नाटक। क्या? नाटक का जब अनुवाद किया जाता है तो उसे एक पाठ के बजाय एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा? नाटक ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां। अब कुछ क्वेश्चन हमने इसमें से काट दिए हैं, क्योंकि ये जो अनुवाद वाले जो क्वेश्चन थे ये पूरे के पूरे ऐतिहासिक हो गए थे इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो हमने उन क्वेश्चनों को काट दिया है जो संभवतः हमें लगे कि हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, उनको हमने यहाँ पर रखा हुआ है। तो देखिए, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अनुवाद हो सकता है, तो क्या हो सकता है? तो मध्यकालीन जो अनुवाद है वो क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर अनुवाद हो सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन करके आने की आशंका जरूर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन है आपका कि एक लेखक एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द दर शब्द, यहाँ इस शब्द को पकड़ना, तो और पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद कर रहा है, तो वह कौन सा होगा? तो ध्यान रखना, उसे हम मेटाफ्रेज कहते हैं। ठीक है, मेटाफ्रेज एक ऐसा लेखक है या एक ऐसा अनुवादक है कि एक लेखक का एक भाषा से दूसरी भाषा में शब्द दर शब्द और पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद करता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग जब गद्यांश पद्यांश लिखते हैं तो उसमें कई चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं उसके अर्थ में, लेकिन अगर शब्द दर शब्द और पंक्ति दर पंक्ति अनुवाद कर रहा है तो वह कौन सा हो जाएगा? मेटाफ्रेज अनुवाद हो जाएगा। कौन सा अनुवाद होगा? मेटाफ्रेज अनुवाद। ठीक है, ये अनुवाद के प्रकार हैं: गलत अनुवाद, लंबवत अनुवाद, मेटाफ्रेज अनुवाद और नकल अनुवाद। आगे बढ़ेंगे और अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन। अंतः भाषा अनुवाद को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो अंतः भाषा अनुवाद जो है उसको हम किसके रूप में जानते हैं? तो अंतः भाषा अनुवाद पुनर्लेखन के रूप में जाना जाता है। अंतः भाषा अनुवाद किसके रूप में जाना जाता है भाई? तो ये जाना जाता है पुनर्लेखन के रूप में भी इसको जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे है, देखिए अब थ्योरी है थोड़ी सी एक पेज की, तो अब उसको हम पढ़ लेते हैं कि अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द, अनुवाद के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले अन्य शब्द कौन से हैं? यानी अनुवाद अगर नहीं लिखा है तो ऐसे कौन कौन से शब्द होते हैं जिनको हम जिनके बदले उसके जो पर्यायवाची होते हैं उनको रख सकते हैं। तो देखिए, अगर हिंदी में बोला जाएगा तो हिंदी में आपको मिल सकता है छाया, टीका, उल्था या भाषांतर आदि शब्द किसके लिए? अनुवाद के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है संस्कृत, कन्नड़ और मराठी में आपको क्या मिल सकता है? तो भाषांतर शब्द मिल सकता है। कश्मीरी, सिंधी और उर्दू भाषा में तर्जुमा मिल सकता है। क्या बोलेंगे? तर्जुमा बोलेंगे। मलयालम भाषा में विवर्तन या तर्जुमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तर्जुमा। तमिल भाषा में इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मौसीए चरड़ियू। किस नाम से जानते हैं? मौसीए चरड़ियू। तेलुगु में अगर होगा तो वो होगा अनुवादम। किस नाम से जानेंगे? अनुवादम।
इसके बाद एक नाम विशिष्ट रूप से प्रयोग होता है, वो किन किन भाषाओं में, जैसे संस्कृत, हिंदी, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, गुजराती, पंजाबी और सिंधी में, जिसका प्रयोग हम अभी कर रहे हैं, कौन सा, अनुवाद। ठीक है, चलिए। अंग्रेजी विद्वान मोनियर विलियम्स ने सर्वप्रथम अंग्रेजी में ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था। अनुवाद के पर्याय के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की भांति लैटिन के ट्रांस तथा लेसन के संयोग से बना है, जिसका अर्थ है पार ले जाना, यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना। ठीक है, यहाँ एक स्थान बिंदु स्रोत भाषा, जो सोर्स लैंग्वेज अभी हम आप लोगों को बता रहे थे, ठीक है, इसको शॉर्ट में एसएल लिखा होता है। तो दूसरा स्थान बिंदु लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लक्ष्य भाषा या टारगेट लैंग्वेज है। ले जाने वाली वस्तु मूल या स्रोत भाषा, जो हम जिस वस्तु का हम भाई अनुवाद करते हैं वो स्रोत भाषा या मूल भाषा। ठीक है, निहित अर्थ या संदेश होती है, स्रोत भाषा में निहित अर्थ या संदेश होती है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और हम क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके बाद थोड़ी सी थ्योरी आएगी, उसको हम पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर है कि स्रोत पाठ की सामाजिक या सांस्कृतिक वास्तविकता को लक्ष्य भाषा की संस्कृति में अनुवाद करने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक बार दोबारा पढ़ेंगे। स्रोत पाठ की सामाजिक या सांस्कृतिक वास्तविकता को लक्ष्य भाषा की संस्कृति में अनुवाद करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो अनुकूलन कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भैया, अनुकूलन कहा जाएगा। ठीक है, आगे है 21वां क्वेश्चन, और 21वां क्वेश्चन है कि डॉट डॉट में अनुवादक मूल शब्द या वाक्यांश का उपयोग करता है। आमतौर पर इटैलिक में उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे उधार लेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उधार लेना, यानी कि अनुवादक ने क्या किया, उसी के मूल शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करते हुए अनुवाद किया है, तो उसे हम कह सकते हैं कि उस अनुवादक ने उससे क्या ले लिया, शब्दों को उधार ले लिया है। क्या ले लिया है, उधार ले लिया है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा अवतरण चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अवतरण चिन्ह लगाते हैं। तो अवतरण चिन्ह इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो मूल शब्द वहाँ से ले लिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा स्रोत खंड होता है उससे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मूल शब्द ले लेते हैं, तो वहाँ पर हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में उनको रखा जाता है। इसी को हम उधार लेना कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 22वें नंबर पर पहुँचेंगे, और 22वें नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुवाद में किसी अभिव्यक्ति को शब्द दर शब्द प्रस्तुत किया जाता है। तो अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अनुवाद है जिसमें शब्द दर शब्द प्रस्तुत किया जाता है। तो वो है आपका कैल के अनुवाद। कौन सा अनुवाद है, कैल के अनुवाद। इसमें शब्द दर शब्द प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर है कि डॉट डॉट में अनुवादक लक्ष्य भाषा में उनकी अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए लक्ष्य पाठ में तत्व जोड़ता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अनुवादक जो है वो लक्ष्य भाषा में उनकी अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए, यानी कि जो शब्द अगर कहीं पर रह गया है, शब्द कहीं पर रह गया है और जो अनुवादक है उसको वो अनुवादक जोड़ रहा है, तो उसे हम किस नाम से जानेंगे, तो उसे हम मुआवजा नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, मुआवजा नाम से जानेंगे। उधार लेने में क्या होता है, उधार लेने में ज्यों का त्यों वहाँ से हम लोग स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में उस वाक्य को रख देते हैं, वो होता है उधार लेना। और यदि अपने से हमने कुछ जोड़ा है तो उसे बोलते हैं मुआवजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और लिखा है कि जब स्रोत पाठ के एक शब्द को लक्ष्य पाठ में शब्दों के एक पूरे समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है जो लक्ष्य भाषा में एक गैर मौजूद धारणा को समझाता है, तो इसे क्या कहा जाता है। एक बार फिर पढ़ लेंगे। जब स्रोत पाठ के एक शब्द को लक्ष्य पाठ में शब्दों के एक पूरे समूह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो लक्ष्य भाषा में एक गैर मौजूद
धारणा को समझाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याख्या कहते हैं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। मुआवजा आप पढ़ चुके हो, उधार लेना भी आप पढ़ चुके हो कि उधार लेना क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और 25वां क्वेश्चन है कि एक अच्छा अनुवाद वह अनुवाद है जो लक्ष्य भाषा में एसएल टेक्स्ट मतलब सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट का संदेश प्रदान करता है। तो वहाँ पर ध्यान रखना कि एक अच्छा अनुवाद वह अनुवाद है जो लक्ष्य भाषा में एसएल टेक्स्ट का समतुल्य, कैसा, समतुल्य संदेश प्रदान करता है। यानी कि जो पहले एसएल यानी कि सोर्स लैंग्वेज में वही हो रहा था, वही अर्थ प्रदान कर रहा था, और हमारा जो एक टारगेट लैंग्वेज होती है यानी कि जिसको हम लक्ष्य भाषा बोलते हैं, उसमें भी सेम बिल्कुल वैसे ही अर्थ आ रहा है या संदेश दिया जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा शब्द प्रयोग होगा, समतुल्य होगा, ठीक है। कौन सा संदेश प्रदान किया जाता है या करता है, तो समतुल्य, बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक थ्योरी आई है और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अनुवाद के कार्य आपको पढ़ना है, ठीक है। तो हम अनुवाद के कार्यों को यहाँ पर पढ़ लेंगे। तो देखिए, अनुवाद का कार्य व्यापारियों द्वारा नए स्थानों की यात्रा करने के लिए और उस क्षेत्र के लोगों के साथ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हर कोई ज्ञान या जानकारी का भंडार है तथा किसी की भावनाओं, विचारों, राय, कुछ तथ्यों को आम जनता के साथ व्यक्त करने के लिए मशीन अनुवाद द्वारा सुलभ बना सकते हैं, ठीक है। मशीन अनुवाद भी आप लोगों ने देखा होगा, लगी होती हैं संसद भवन में, ठीक है। अगर कोई किसी भाषा में अगर दे रहा है तो वो ट्रांसलेट करके उसको सुनाई देती है, ठीक है। भारतीय संदर्भ में अनुवाद पाली, प्राकृत, देवनागरी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में, ठीक है, पवित्र ग्रंथों के अनुवाद के साथ शुरू हुआ। यह दुनिया भर में नैतिक मूल्यों, लोकाचार, परंपरा, मान्यताओं और संस्कृति के संचारण करने में मदद करता है, ठीक है। अभी हम किसके पढ़ रहे हैं, टारगेट जो हमारा अनुवादक है उसका हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्य पढ़ रहे हैं। और इस कार्य के कुछ जो फैक्ट हैं वो आपको नीचे मिलेंगे। उससे पहले हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अनुवाद अध्ययन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जेम्स होम्स के द्वारा सबसे पहले अध्ययन शब्द यानी कि अनुवाद अध्ययन शब्द प्रस्तुत किया गया था। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 44वां क्वेश्चन है कि डेनहम्स सिद्धांत अनुवाद की एक अवधारणा के लिए तर्क देता है जो अनुवादक और मूल लेखक को कैसे समझता है, बराबर के रूप में देखता है, ठीक है। कैसे देखता है, बराबर के रूप में। ये पूरे के पूरे लॉजिक वाले क्वेश्चन हैं आपके। कैसे हैं, लॉजिक वाले। यदि आपका लॉजिक या कॉमन सेंस अच्छा है तो आराम से आप इसको कर सकते हो, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। डेनहम के अनुसार अनुवादक का कर्तव्य लक्ष्य भाषा में कार्य को निकालना और पुनरात्पादित करना या फिर और क्या करना हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पुनः बनाए रखना, ठीक है, या पुनः करना, यहाँ पर पुनरात्पित करना या फिर पुनः करना है, ठीक है, पुनः करना है, ठीक है। लक्ष्य भाषा में कार्य को निकालना, अब लक्ष्य भाषा में कार्य को हमें क्या करना है, निकालना है, और उसको हम दोबारा ही तो करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी एसएल लैंग्वेज होती है यानी सोर्स लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो उसको हम किस लैंग्वेज में ले जाते हैं, टारगेट लैंग्वेज में ले जाते हैं। तो जो अर्थ ये देता है, जो अर्थ यहाँ पर आपको मिलता है वही अर्थ आपको यहाँ पर मिलता है, तो उसका मतलब है कि पुनः बनाए रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद है मुकारोविस्की का कहना है कि एक पाठ ... और ... होना चाहिए। तो स्वायत्त और सही होना चाहिए, लघु और संचारी होना चाहिए, स्वायत्त और संचारी होना चाहिए, व्यक्तिपरक और संचारी होना चाहिए। तो ध्यान रखना ये स्वायत्त होना चाहिए और संचारी भी होना चाहिए, ठीक है। ये किसका कहना है, मुकारोविस्की का कहना है, ठीक है। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है हानि और लाभ ... प्रक्रिया का हिस्सा है। किस प्रक्रिया का हिस्सा है, तो हानि और जो लाभ हैं वो अनुवाद प्रक्रिया का हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे
और 56वें क्वेश्चन पर चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मूल भव्य अंग्रेजी अनुवाद था, किसका था? तो भाई भगवत गीता का जो है वो मूल भव्य अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। अंग्रेजी अनुवाद भगवत गीता का हुआ था, जो कि बहुत बड़ा था। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि अनुवाद के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसा कि उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में। तो अनुवाद के क्षेत्र देख लेते हैं। फील्ड ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज की दुनिया में अनुवाद का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। शायद ही कोई क्षेत्र बचा हो जिसमें अनुवाद की उपादेयता को सिद्ध ना किया जा सके। उपादेयता का मतलब होता है उपयोगिता। इसलिए यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि आधुनिक युग के जितने भी क्षेत्र हैं सब के सब अनुवाद के भी क्षेत्र हैं, चाहे न्यायालय हो या कार्यालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या शिक्षा संचार हो या पत्रकारिता, साहित्य का हो या सांस्कृतिक संबंध, इन सभी क्षेत्रों में अनुवाद की महत्ता एवं उपादेयता को सहज ही देखा परखा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो न्यायालय क्षेत्र है उसके बारे में। तो अदालतों की भाषा प्रायः अंग्रेजी में होती है। इनमें मुकदमों के लिए आवश्यक कागजात अक्सर प्रादेशिक भाषा में होते हैं। प्रादेशिक मतलब प्रदेश की भाषा में होते हैं, किंतु पैरवी अंग्रेजी में होती है। इस वातावरण में अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषा का बारी बारी से परस्पर एक दूसरे में अनुवाद होना, यही हमारा क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकारी कार्यालयों में, तो आज़ादी से पूर्व हमारे सरकारी कार्यालयों की भाषा अंग्रेजी थी। हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिलने के साथ ही सरकारी कार्यालयों के अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद जरूरी हो गया। इसी के मद्देनज़र सरकारी कार्यालयों में राजभाषा प्रकोष्ठ की स्थापना कर अंग्रेजी दस्तावेजों का अनुवाद तेजी से हो रहा है। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, नॉर्मल, बस आपको इसको पढ़ना है, बाकी हम आपके विकल्प लगवा ही रहे हैं। इसके बाद है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देश विदेश में हो रहे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के गहन अनुसंधान के क्षेत्र में तो सारा लेखन कार्य उन्हीं की अपनी भाषा में किया जा रहा है। इस अनुसंधान को विश्व पटल पर रखने के लिए अनुवाद ही एकमात्र साधन है। ठीक है भाई, समझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें तो अनुवाद करना पड़ेगा। इसके माध्यम से नई खोजों को आसानी से सबों तक पहुंचाया जा सकता है। इस दृष्टि से शोध एवं अनुसंधान के क्षेत्र में अनुवाद बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ... अनुवाद में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो कौन भाई भूमिका निभाती है? तो वो है हमारी संस्कृति। हमारी संस्कृति जो है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है? अनुवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला है 63वां क्वेश्चन। अनुवाद एक अद्वैतवादी रचना नहीं है, बल्कि क्या है? तो एक क्या है भाई? व्याख्या है। अनुवाद करना क्या है? एक व्याख्या है। ठीक है, अद्वैतवादी रचना नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 64वें पे चलेंगे। पहली श्रेणी में शामिल है, पहली श्रेणी में शामिल है और यह साहित्यिक इतिहास का घटक हिस्सा है। तो वो कौन सा है आपको ये बताना है। तो देखो, पहली श्रेणी में अनुवाद का इतिहास शामिल है, पहली श्रेणी में अनुवाद का इतिहास शामिल है और यह साहित्यिक इतिहास का घटक हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 66वां क्वेश्चन है आपके पास कि ... एक कवि, अनुवादक और अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य के प्रोफेसर थे। तो आपको नाम बताना है। ठीक है, ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है। तो यहाँ 66 का क्या हो जाएगा? आपका रॉबिन्स हो जाएगा। रॉबिन्स एक कवि, अनुवादक और अंग्रेजी और अमेरिकी साहित्य के क्या थे? प्रोफेसर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 67, तो काव्यपाठ में को अनुदित या अधिक सूक्ष्म रूप से कहा जाता है। किसको? तो कविता जो है, तो काव्यपाठ में कविता को अनुदित या अधिक सूक्ष्म रूप से कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि रॉबिन्सन बताते हैं कि
उनका अपना खालिस्तान कविता का अनुवाद करने और अनुवाद करने के उद्देश्य से ऑपरेटिव धारणा के साथ तैयार किया गया था। क्या तैयार किया गया था? उपन्यास, लघु कहानी, गद्य या कविता। ठीक है, तो रॉबिन्सन्स बताते हैं कि उनकी अपनी एक कविता थी। ठीक है, तो कविता का अनुवाद करने और अनुवाद करने के उद्देश्य से ऑपरेटिव धारणा के साथ तैयार की गई थी क्या? कविता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे 70 क्वेश्चन। कविता और अनुवाद। कविता अनुवाद के प्रति खालिस्तान रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाता है। कविता और अनुवाद कविता या कविता अनुवाद के प्रति, कविता और अनुवाद, कविता और अनुवाद, कविता अनुवाद के प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? नकारात्मक, निराशावादी, आशावादी या फिर गलत? तो यहाँ पर सही हो क्या हो जाएगा? आशावादी। ठीक है, ऐसे पढ़ना। कविता और अनुवाद, कविता अनुवाद के प्रति कौन सा दृष्टिकोण अपनाता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और 71 नंबर का क्वेश्चन है, आत्मविश्वास बरकरार रखा जा सकता है क्योंकि मानवीय परिस्थितियां समान होती हैं। ठीक है, तो कौन सा आत्मविश्वास भैया यहाँ पर? तो अनुवाद का जो आत्मविश्वास होता है उसको हम बरकरार रख सकते हैं क्योंकि मानवीय परिस्थितियां समान होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला हम देखेंगे 74 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवाद सिद्धांत होता है। तो अनुवाद सिद्धांत क्या होता है भाई? सी नंबर होता है, यानी मानक होता है। अनुवाद सिद्धांत कैसे होते हैं? तो अनुवाद सिद्धांत मानक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर 75 क्वेश्चन नंबर है, किस अनुवाद को प्रत्यक्ष अनुवाद या निकट अनुवाद भी कहा जाता है? किस अनुवाद को प्रत्यक्ष अनुवाद या निकट अनुवाद भी कहा जाता है? मुफ्त अनुवाद, शाब्दिक अनुवाद, शब्द अनुवाद या व्याकरण अनुवाद? तो यहाँ पर जो शाब्दिक अनुवाद है, जो शाब्दिक अनुवाद है उसको हम प्रत्यक्ष अनुवाद या निकट अनुवाद भी कहते हैं। बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद है 76 नंबर, भाषा खालिस्तान के लिए एक मार्गदर्शक है। तो किसके लिए? सामाजिक वास्तविकता के लिए। भाषा जो है वो सामाजिक वास्तविकता के लिए एक मार्गदर्शक है। आपकी भाषा से पता चल जाएगा कि आप वास्तविकता में किस तरीके के समाज में रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भाषा एक खालिस्तान प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है भाषा? इनोवेटिव, क्रिएटिव, डीमॉडलिंग या मॉडलिंग? तो भाषा एक मॉडलिंग प्रणाली है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, कौन सी प्रणाली है? मॉडलिंग प्रणाली है। इसके बाद है 78, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खालिस्तान में किसी भाषा के शाब्दिक और व्याकरणिक आइटम के प्रतिस्थापन से कहीं अधिक शामिल है। क्या शामिल है? तो ध्यान रखना, अनुवाद में किसी भाषा के शाब्दिक और व्याकरणिक आइटम के प्रतिस्थापन से कहीं अधिक शामिल है। ठीक है, तो अनुवाद में, तो यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 80 नंबर का क्वेश्चन है और 80 नंबर के क्वेश्चन में है, खालिस्तान को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा अवश्य आनी चाहिए। तो किसको भाई? एसएल लैंग्वेज और टीएल लैंग्वेज किसको आनी चाहिए? तो भाई श्रोता को आनी चाहिए या वक्ता को या अनुवादक को? तो भाई जो अनुवाद करता है उसको ही तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा आनी चाहिए। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं स्रोत भाषा, जो नए जुड़े होंगे। स्रोत भाषा बेटा वो होती है, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें उसका अनुवाद किस में करना है? हिंदी में करना है। किस में करना है? हिंदी में करना है। तो हमारी ये जो भाषा है इसको हम स्रोत भाषा कहेंगे और हम इसको किस भाषा में ले जा रहे हैं? किस भाषा में ले जा रहे हैं? तो हिंदी में ले जा रहे हैं, तो ये हमारी लक्ष्य भाषा हो जाएगी, यानी टारगेट। भाई हमारा टारगेट क्या है? उसको हिंदी बनाना, तो यही हमारी टारगेट लैंग्वेज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और 81 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवादनीयता में संभव है। अनुवादनीयता में संभव है सांस्कृतिक यहाँ पर हटा देना। तो अनुवादनीयता किस में संभव है? तो सांस्कृतिक संदर्भ में क्या होता है भाई? संभव है। ठीक है, सांस्कृतिक संदर्भ में अनुवादनीयता जो है वो कैसी है? संभव है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ेंगे। 82 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला एक गंभीर अनुशासन है। अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला एक गंभीर अनुशासन है। तो यहाँ पर उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी, अनुवाद अध्ययन। अनुवाद अध्ययन अनुवाद की प्रक्रिया की जांच करने वाला एक गंभीर अनुशासन है। ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है 83, और 83 नंबर क्या है? व्याख्या और शाब्दिक अनुवाद के दो चरम खालिस्तान द्वारा कहे गए हैं। किसके द्वारा कहे गए हैं? ऐतिहासिक क्वेश्चन है। तो ये है ड्राइडन के द्वारा। किसके द्वारा? ड्राइडन के द्वारा कहे गए हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे और 85 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवाद अध्ययन खालिस्तान परिप्रेक्ष्य के बिना अधूरा है। शाब्दिक परिप्रेक्ष्य के बिना, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना, या भाषाई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके? तो यहां पर आपका हो जाएगा बी नंबर, ऐतिहासिक अनुवाद, अनुवाद अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के बिना अधूरा है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर लेना है। और फिलहाल हमारी थ्योरी में क्या चल रहा था? तो थ्योरी में चल रहे थे हमारे भाई अनुवाद के क्षेत्र। ठीक है, तो अब जो चौथा क्षेत्र है वो कौन सा है? शिक्षा है। भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश के शिक्षा क्षेत्र में अनुवाद की भूमिका को कौन नकार सकता है? देश की प्रगति के लिए परिचयात्मक साहित्य, ज्ञानात्मक साहित्य एवं वैज्ञानिक साहित्य का अनुवाद बहुत जरूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान, समाज विज्ञान या सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भौतिकी, गणित आदि विषय की पाठ्य सामग्री अधिकतर अंग्रेजी में लिखी जाती है। हिंदी प्रदेशों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इन सब ज्ञानात्मक अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी अनुवाद तो हो ही रहा है, अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी इस ज्ञान संपदा को रूपांतरित किया जा रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में यही योगदान है। ठीक है, इसके बाद है जनसंचार में क्या योगदान है? ठीक है, तो जनसंचार के क्षेत्र में अनुवाद का प्रयोग अनिवार्य होता है। इनमें मुख्य हैं समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन। ये अत्यंत लोकप्रिय हैं और हर भाषा प्रदेश में इनका प्रचार बढ़ रहा है। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में समाचार प्रसारित होते हैं। इनमें प्रतिदिन 22 भाषाओं में खबरें प्रसारित होती हैं। इनकी तैयारी अनुवादकों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा किसके क्षेत्र में हो गया? जनसंचार के क्षेत्र में, जैसा कि आपके टॉपिक में दिया हुआ है। इसके बाद है छठवां, साहित्यिक क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद वरदान साबित हो चुका है। प्राचीन और आधुनिक साहित्य का परिचय दूर दराज के पाठक अनुवाद के माध्यम से पाते हैं। भारतीय साहित्य की परिकल्पना अनुवाद के माध्यम से ही संभव हुई है। विश्व साहित्य का परिचय भी हम अनुवाद के माध्यम से ही पाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में अनुवाद के कार्य ने साहित्यों के तुलनात्मक अध्ययन को सुगम बना दिया है। यह आप आराम से पढ़ लेना, आसान है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। कैसे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुवाद का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, एग्जाम में विकल्प बन सकता है। ठीक है, विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का संवाद मौखिक अनुवादक की सहायता से ही होता है। प्रायः सभी देशों में एक दूसरे देशों के राजदूत रहते हैं और उनके कार्यालय भी होते हैं। राजदूतों को कई भाषाएं बोलने का अभ्यास कराया जाता है। फिर भी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि अपने विचार अपनी ही भाषाएं प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुवाद की व्यवस्था होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं शांति को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोगों को पढ़ना है 115 नंबर का क्वेश्चन है, अनुवाद का सबसे पुराना मानक है। कौन सा अनुवाद है? पाठ को बदलने के पाठ, पाठ के बदले पाठ, भाव के बदले भाव, शब्द के बदले शब्द, पंक्ति दर पंक्ति। तो ये भाई उसके अनुवाद के प्रकार होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन सबसे पुराना वाला अनुवाद कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। सबसे पुराना मानक अनुवाद कौन सा है? तो भाव के बदले भाव यदि आपने दे दिया तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा एक पुराना मानक है। कौन सा? भाव के बदले भाव। मतलब हम किसी भी, यानी कि इंग्लिश से अगर हिंदी में आ रहे हैं तो भाई शब्द मिलें ना मिलें, बस हमारा भाव एक होना चाहिए। यही हमारा क्या था? पुराना मानक अनुवाद था। इसके बाद है
आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है आपका 124। खाली स्थान वह है जो संरचना, रूप या शैली को बदले बिना मूल सामग्री को बनाए रखता है। कौन सा अनुवाद है वो मूल सामग्री को बनाए रखता है? शाब्दिक अनुवाद, रिक्त पद अनुवाद, छंदबद्ध अनुवाद या छंदानुवाद अनुवाद। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा कौन सा हो जाएगा? शाब्दिक अनुवाद। कौन सा हो जाएगा? शाब्दिक अनुवाद। भाई देखिए, मूल सामग्री को बनाए रखना है, ठीक है। जब मूल सामग्री ही तुम्हारी बची रहेगी तो वो तो शाब्दिक अनुवाद हो जाएगा ना, सीधा शब्द वहां से उठाया और लक्ष्य भाषा में रख दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 125वां नंबर का क्वेश्चन है, खाली स्थान वह जगह है जहां अनुवादक मीटर और छंद के दोहरे बंधन में प्रवेश करता है। तो ये ध्वनात्मक अनुवाद, छंदबद्ध अनुवाद, व्याख्या, शाब्दिक अनुवाद। तो देखिए यहाँ पर तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा कि यहाँ सही आंसर क्या है हमारा? छंदबद्ध अनुवाद है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं क्या है। 130 नंबर का क्वेश्चन है और यहाँ पर है कि अनुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो ये ऐतिहासिक क्वेश्चन है आपका इससे जुड़ा हुआ। तो ये यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डोलेट, ठीक है। अनुवाद का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो डोलेट ने प्रतिपादित किया। चलिए अब हम देख रहे हैं थोड़ा संस्कृति के क्षेत्र में। तो अनुवाद को क्षेत्र चल रहे थे ना जो, तो संस्कृति के क्षेत्र में देखेंगे। अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है, ध्यान रखना ये यहाँ इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सांस्कृतिक सेतु किसे कहा जाता है? तो अनुवाद को सांस्कृतिक सेतु कहा जाता है, ठीक है। मानव को एक दूसरे के निकट लाने में, मानव जीवन को अधिक सुखी और संपन्न बनाने में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषाओं की अनेकता मनुष्य को एक दूसरे से अलग ही नहीं करती, उसे कमजोर ज्ञान की दृष्टि से निर्धर और संवेदनशून्य भी बनाती है। विश्व बंधुत्व की स्थापना एवं राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने की दृष्टि से अनुवाद एक तरह से सांस्कृतिक सेतु की तरह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। आगे हमको पढ़ना है अनुवाद के स्वरूप, थ्योरी वगैरह सब एक साथ है। तो अनुवाद के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानजन अनुवाद की प्रकृति को ही अनुवाद का स्वरूप मानते हैं, जबकि कुछ भाषा विज्ञानी अनुवाद के प्रकार को ही उसके स्वरूप के अंतर्गत स्वीकारते हैं। इस संबंध में डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का मत ग्रहणीय है, यानी ग्रहण करने लायक है। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक के आधार पर 2 वर्गों में बांटा है। व्यापकता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा है? 2 वर्गों में। अनुवाद का सीमित स्वरूप तथा अनुवाद का व्यापक स्वरूप, ये 2 प्रकार में बांटा है। तो ये किसने बांटा है? रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी ने बांटा है, ठीक है। चलिए अब ये क्या होते हैं उससे पहले हम क्या कर लेंगे? विकल्प लगा लेंगे, ठीक है। खाली स्थान का अनुवाद उनके कार्य के आधार पर किया जाना है। कविता, नाटक, व्याकरण, मुहावरा, ठीक है। तो मुहावरा का अनुवाद है तो वो उनके कार्य के आधार पर किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कविता का अनुवाद करने की कला किसके द्वारा लिखी गई थी? कविता का अनुवाद करने की कला किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वर्टन रैफेल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? वर्टन रैफेल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 148वां क्वेश्चन है, खाली स्थान के अनुसार अनुवाद के लिए खेलने की क्षमता एक प्रमुख मानदंड है। किसके अनुसार? तो फिलिप्स के अनुसार अनुवाद के लिए खेलने की क्षमता एक प्रमुख मानदंड है। ये ध्यान रखना, ऐतिहासिक क्वेश्चन है, थोड़े से कठिन हो सकते हैं। इसके बाद है 149। अच्छा, 149 क्वेश्चन से मुझे याद आ रहा है कि हमें एक सूचना आपको देनी है। वो सूचना आप ले लीजिए। इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक सारी यूनिट की आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगी। सारी यूनिट की आपको PDF उपलब्ध हो जाएंगी। इसके लिए आपको मात्र 149 रुपये पे करने होंगे। हमारा जो नंबर है वो है 7067606261, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल करके 149 रुपये पे करके ये तीनों PDF अपने पास मंगा सकते हैं, ठीक है। इनके साथ ही आपको अदर PDF भी आपको फ्री में मिल जाएंगी। अगर ये 3 PDF आप खरीद लेते हैं तो अदर PDF भी आपको फ्री मिलेंगी, ठीक है। चलिए, तो 149 का क्या हो जाएगा भाई? अनुवाद को शब्द दर शब्द प्रतिपादन करना चाहिए। अनुवाद को शब्द दर शब्द प्रतिपादन करना चाहिए। तो अनुवाद को
अनुवाद को बचे शब्द दर शब्द प्रतिपादन करना चाहिए। जो बचे शब्द होते हैं उनका शब्द दर शब्द क्या करना चाहिए, प्रतिपादन करना चाहिए अनुवादक को। ठीक है, इसके बाद है अनुवादक को दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो हम बार बार आप लोगों को बता रहे हैं एसएल और टीएल, एसएल और टीएल इन दोनों भाषाओं का अनुवादक को विशेष रूप में ज्ञान होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा अनुवादक हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, जिस तरीके से एक बार आप लोगों ने वायरल हुआ देखा होगा राहुल गांधी जी के अनुवादक को, उस प्रकार की हालत हो जाएगी। एसएल मतलब होता है सोर्स लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज मतलब जिसमें कोई चीज़ लिखी हुई है, अब हमें जिसमें बदलना है उसको हम टारगेट लैंग्वेज कहते हैं या लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो एसएल ये हो जाएगी स्रोत भाषा और टीएल हो जाएगी लक्ष्य भाषा। ठीक है, तो वही अनुवादक को दोनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किसका होना चाहिए, तो एसएल और टीएल दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अनुवाद का सीमित स्वरूप क्या होता है। जिस प्रकार हमने अभी पढ़ा था, रविंद्रनाथ श्रीवास्तव के द्वारा 2 भेद बताए गए थे, उनको हम पढ़ लेंगे। अनुवाद की साधारण परिभाषा के अंतर्गत पूर्व में कहा गया है कि अनुवाद में एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप है। सीमित स्वरूप भाषांतरण संदर्भ में अनुवाद को 2 भाषाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना है। इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के 2 आयाम होते हैं। अब क्या होते हैं, तो देखिए पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम। तो पाठधर्मी आयाम क्या होते हैं, एकदम सरल है। ठीक है, पाठधर्मी आयाम होता है, पाठधर्मी आयाम के अंतर्गत अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ केंद्र में रहता है। जो स्रोत भाषा है उसका पाठ केंद्र में रहेगा, जो तकनीकी एवं सूचना प्रधान सामग्रियों पर लागू होता है। जबकि प्रभावधर्मी अनुवाद में स्रोत भाषा पाठ की संरचना तथा जो बनावट की अपेक्षा उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश की जाती है जो स्रोत भाषा के पाठकों पर पड़ा है। इस प्रकार का अनुवाद सृजनात्मक साहित्य और विशेषकर कविता के अनुवाद में लागू होता है। देखिए स्रोत जो हमारा पाठधर्मी होता है तो वो तो एकदम बिल्कुल ज्यों का त्यों पाठ है, जैसे हमारा जो स्रोत भाषा पाठ होगा ना उसको आधार मान करके चलेगा। लेकिन हमारा जो प्रभावधर्मी होगा तो प्रभावधर्मी में आपने देखा होगा कविताएं वगैरह होती हैं और उसमें लिखा कुछ और होता है और आपको अर्थ कुछ और बताते हैं, तो ये क्या होता है, प्रभावधर्मी अनुवाद होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो उनका दूसरा भेद था वो था अनुवाद का व्यापक स्वरूप। अनुवाद का व्यापक स्वरूप, तो अनुवाद के व्यापक स्वरूप प्रतीकांतरण संदर्भ में अनुवाद को 2 भिन्न प्रतीक व्यवस्थाओं के मध्य होने वाला अर्थ का अंतरण माना जाता है। ये प्रतीकांतरण 3 वर्गों में बटे हैं। ठीक है, अब अनुवाद को यहाँ पर उन्होंने व्यापक स्वरूप में 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं, जो भी हम पढ़ रहे थे बार बार। अंतभाषिक अनुवाद, ठीक है, इनको हम अन्वयांतर भी कहते हैं। अंतर्भाषिक, इसको हम भाषांतर भी कहते हैं। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, तो इसको हम प्रतीकांतर भी कहते हैं। एक एक करके हम इन सबको पढ़ लेंगे। अंतःभाषिक क्या होता है, तो अंतःभाषिक का अर्थ है एक ही भाषा के अंतर्गत, अर्थात अंतःभाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के 2 भिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं। उदाहरणतः हिंदी की किसी कविता का अनुवाद हिंदी गद्य में करते हैं या हिंदी की किसी कहानी को हिंदी कविता में बदलते हैं, तो उसे हम अंतःभाषिक अनुवाद कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत अंतर्भाषिक अनुवाद में हम 2 भिन्न भाषाओं के भिन्न प्रतीकों के बीच अनुवाद करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, कविता को अगर हम गद्य में बदल रहे हैं तो यही हमारा क्या है, अंतःभाषिक अनुवाद है। ठीक है, अब इसके बाद अंतःभाषिक के बाद है, ये 2 बार हो गया है अंतःभाषिक। ठीक है, इसके बाद है अंतर्भाषिक। अब अंतर्भाषिक अनुवाद क्या होगा, तो अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवाद को न केवल स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की संरचनाओं, उनकी प्रकृतियों से परिचित होना होता है, वरन उनकी सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक विश्वासों, मान्यताओं आदि की सम्यक जानकारी भी उसके लिए बहुत जरूरी है, अन्यथा वह अनुवाद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। यानी अंतर्भाषिक का देखिए अंतर मतलब होता है कि दोनों में क्या होगा, भाषाओं में अब अंतर होगा। ठीक है, जब दोनों भाषाओं में अंतर होगा तो वह क्या हो जाएगा, अंतर्भाषिक। ऐसे आप बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, चलिए अगला है अंतर प्रतीकात्मकता। तो अनुवाद में किसी
भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषेतर प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद में प्रतीक 1 का संबंध तो भाषा से ही होता है, जबकि प्रतीक 2 का संबंध किसी दृश्य माध्यम से होता है। उदाहरण के लिए अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास को हिंदी फिल्म पिंजर में बदला जाना, ये अंतर प्रतीकात्मक, प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह, प्रतीक का मतलब क्या होता है, चिन्ह। तो अगर भाई कोई अनुवाद लिखा हुआ है, जैसे नाटक हमने लिख दिया, अब नाटक को भाई किस लैंग्वेज में बदला जा रहा है, प्रतीक लैंग्वेज में बदला जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें कि इसमें अभी आपका एक टॉपिक रह गया है, और वो जो टॉपिक है वो है आपका प्रशासनिक शब्दावली। क्या रह गया है इसमें अभी, प्रशासनिक शब्दावली। ठीक है, अंग्रेजी में शब्द लिखा होता है, उसका आपको हिंदी रूपांतरण में बताना होता है कि इसका वास्तविक में जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो क्या होगा। ठीक है, तो इकाई 12 आपकी संपूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है। बस इसमें रह क्या गया है आपका प्रशासनिक शब्दावली, या इसी को हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, तो हम भाई थोड़ी सी आप लोगों को न्यूज़ दे दें। ठीक है, इकाई 12 से लेकर के इकाई 20 तक पीडीएफ तैयार है। ये जो तीनों पीडीएफ हैं ये 149 में मिल रही हैं। इसके बाद यदि जो ये पीडीएफ खरीद लेता है, आगे हम जो पढ़ाते हैं वो पीडीएफ हैं उसको फ्री में मिलेंगी। ठीक है, अगर ये पीडीएफ आप चाहते हैं तो इसको इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि आप केवल 14 से 20 लेना चाहते हैं तो 14 से 20 मात्र केवल 59 में है। यदि आप केवल 13 लेना चाहते हैं तो ये आपकी 59 में है। यदि आप 12 लेना चाहते हैं तो ये आपकी 59 में है। ठीक है, अगर तीनों एक साथ लेते हैं तो 149 में है। ठीक है, चलिए आज के लिए हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। कल फिर मिलेंगे। टेक केयर।